हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको बताऊंगा एक साउथ अफ्रीकन हॉरर ड्रामा फिल्म गाया के बारे में। तो मूवी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के फॉरेस्ट्री सर्विस के दो कर्मचारियों को दिखाते हुए होती है, गैबी और विंस्टन, जो अपने नाव में नदी के रास्ते साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में दाखिल हो रहे थे। पूरी नदी हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई थी। तभी गैबी अपना ड्रोन उड़ाती है। उसी दौरान वहाँ अचानक एक आदिवासी लड़का आता है जिसका नाम स्टीफन होता है। वो उस ड्रोन को कोई खतरा समझकर उसे मारते हुए शट डाउन कर देता है। गैबी के पास अब 1 घंटा था अपने ड्रोन को वापस लाने के लिए, इसलिए वो ड्रोन को लाने घने जंगलों में जाने का फैसला करती है, इस बात से बेखबर कि ये जंगल अपने अंदर कितने राज दफन किए बैठा होगा। खतरे से अनजान गैबी अपना ड्रोन लाने जंगल के अंदर दाखिल होती है। वहीं पर दो आदिवासी बैरेट और स्टीफन, जो बाप बेटे थे, जंगल में फंदे लगाते हैं। इस सीन में वो दोनों बिल्कुल एक छड़ी की तरह दुबले पतले दिख रहे थे, मानो उन्हें खाने से वंचित कर दिया गया हो। वही विंस्टन जंगल की दूसरी ओर गैबी का इंतजार कर रहा था, और क्योंकि उसके पास अपना रेडियो टेलीफोन भी नहीं था तो गैबी उससे संपर्क नहीं कर पाती। गैबी अपने आसपास के वातावरण से परेशानी महसूस कर रही थी, क्योंकि कोई झाड़ियों में से उस पर नजर रखे हुए था। वो विंस्टन को बुलाने की कोशिश करती है, पर उसे विंस्टन से कोई भी जवाब नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अंत में वो बैरेट और स्टीफन द्वारा लगाए गए फंदे में फंस जाती है, और एक नुकीली तेज लकड़ी उसके बाएं पैर में घुस जाती है, जिस वजह से वो दर्द में चीखने लगती है। जंगल की दूसरी ओर विंस्टन दूर से गैबी की चीख सुनता है, इसलिए वो खुद रेडियो टेलीफोन लाने अपने बोट के पास आता है। पर दुर्भाग्य से पानी में भीगने की वजह से रेडियो टेलीफोन भी खराब हो चुका था। अब विंस्टन के पास गैबी का पता लगाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद अपनी बोट लेकर गैबी को ढूंढने निकल पड़ता है, और नदी से गुजरते हुए जोर जोर से गैबी का नाम पुकारने लगता है। यहाँ जंगल में एक चमकती हुई लाल रोशनी से ये सब शुरू होता है। जंगल कुछ विचित्र रूप में परिवर्तित होने लगता है, और रात बढ़ते ही जंगल और भी भयानक हो रहा था। पर वन्यजीव कर्मचारी अभी भी एक दूसरे की तलाश कर रहे थे। गैबी कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ आगे जाकर उसे लकड़ी से बना पुराना कैबिन मिलता है। इसी दौरान दूसरी तरफ विंस्टन को लगता है कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। पहले वो सोचता है कि ये एक मशरूम है, तभी वो चीज विंस्टन से छुपने की कोशिश करती है, और विंस्टन डर के मारे उस अजीब क्रीचर से भागने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वो वहीं पर दलदल में फंस जाता है। अगले सीन में गैबी दरवाजे पर खटखटाती है, इस उम्मीद में कि कोई दरवाजा खोलेगा, पर जब उसे अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता तो गैबी को खुद अंदर जाने के अलावा कोई भी विकल्प नजर नहीं आता। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट से यहाँ वहाँ नजर घुमाती है, पर वहाँ कुछ पुरानी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। गैबी अपने घाव की बैंडेज करके वहीं पर आराम करती है। अगले दिन एक डरावने सपने से गैबी की आंख खुलती है, जहाँ सामने वो बैरेट और स्टीफन को देखकर घबरा जाती है। इसी बीच विंस्टन भी दलदल से निकलकर जंगल में आता है, जहाँ उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। यहाँ बैरेट और स्टीफन गैबी को खाने के लिए कीड़े और मांस देते हैं। यहाँ गैबी को पता लगता है कि स्टीफन ज्यादा बात नहीं करता। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंज क्रीचर धीरे धीरे सतह पर आता है। जैसे ही विंस्टन वहाँ की जमीन पर कदम रखता है, यहाँ हम एक भयानक दृश्य को देखते हैं कि उस क्रीचर की भारी कांटेदार त्वचा है, जो एक पेड़ की छाल की तरह दिखाई दे रही थी। विंस्टन उसे देखकर इतना डर जाता है कि वो वहाँ मौजूद एक विशाल पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी तरफ आने वाले खतरे से बच नहीं सकता था। जिस पेड़ के पीछे विंस्टन छिपा हुआ था, उस पेड़ के पीछे से टेंटेकल्स विंस्टन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। वो देखते ही देखते विंस्टन के पूरे बॉडी में समा जाते हैं, और अब विंस्टन भी उनमें से एक लग रहा था। अगले दिन स्टीफन गैबी के घाव का इलाज करता है, और दोनों बाप बेटे शिकार के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। गैबी को यहाँ सपना आता है कि उसके हाथों पर फंगस लगने की वजह से उसके बॉडी से पौधे उग रहे हैं, पर जब उसकी आंख खुलती है तो उसका हाथ बिल्कुल सही था। गैबी अब अपना रेडियो टेलीफोन लेकर विंस्टन से बात करने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि विंस्टन की तरफ से कोई जवाब आए, पर ऐसा नहीं होता। वो अब पूरी तरह हार मान चुकी थी। तभी उसे विंस्टन की धुंधली आवाज आती है। गैबी भी दर्द में थी, तो वो विंस्टन की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाती। तभी उसे एक आइडिया आता है, और वह आग जलाती है, ताकि उठने वाले धुएं के जरिए विंस्टन उस तक पहुंच पाए। गैबी को अपने नीचे एक कंपार्टमेंट मिलता है, जिसकी लकड़ी हटाने पर उसे अंदर एक औरत की तस्वीर मिलती है, जिसके बाद वो फौरन उस जगह से हट जाती है, क्योंकि बैरेट शिकार से वापस आ गया था, जो आग पर पानी डालकर उसे बुझा देता है। वो गैबी को बताता है कि हम दिन में आग नहीं जलाते। उसी रात गैबी बैरेट को उस औरत की तस्वीर के बारे में पूछती है, जहाँ वो बताता है
कि वो मेरी वाइफ है जो 13 साल पहले बोन कैंसर की वजह से मर गई, और ये भी बताता है कि वो एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। यहाँ अब अंधकार की घड़ी शुरू हो जाती है। सूरज को आसमान पूरी तरह ढक देता है और पूरा जंगल मानो शांत हो जाता है। देर रात जब गैबी सो रही थी तभी बैरेंट वहाँ आकर गैबी को आवाज करने से मना करता है, क्योंकि कोई बाहर था जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। गैबी अपने बॉडी पर वैसा ही पदार्थ लगा देती है जो बैरेंट और स्टीफन अपने बॉडी पर लगाया करते थे। तभी वो क्रीचर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, जिसे स्टीफन तीर मारकर वहाँ से भगा देता है, पर वो फिर से आ जाता है जो काफी गुस्से में था। और ये क्रीचर देख नहीं सकते थे, बस आवाज सुनकर अपने शिकार पर हमला किया करते थे। वो गैबी के पास आता है, तभी पीछे से स्टीफन उस पर चाकू से हमला करके वहाँ से भगा देता है, पर उस क्रीचर का खून गैबी के ऊपर गिर जाता है। इसलिए स्टीफन फौरन उसके कपड़े उतार कर खून को साफ करता है ताकि गैबी को कोई इन्फेक्शन ना हो। बैरेंट बताता है कि ये क्रीचर्स अपने अंदर मौजूद ऐसे कुछ जीवाणु छोड़ते हैं जिस वजह से इंसानों को फंगस लग जाता है, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो फंगस इतना बढ़ेगा कि वो इंसान बिल्कुल एक पौधे की तरह लगेगा। धीरे धीरे अब स्टीफन गैबी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तभी गैबी उसे अपना फोन दिखाती है और उसके साथ एक सेल्फी लेती है। तभी बैरेंट वहाँ आकर गैबी के हाथ से फोन छीनकर उसे तोड़ देता है। बैरेंट स्टीफन को गैबी से दूर रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ से वो एक पेड़ के पास आकर चढ़ावा चढ़ाता है और उससे प्रार्थना करने लगता है। उसका ऐसा मानना था कि इस पेड़ में उगने वाले मशरूम्स खाकर वो उस फंगस से सुरक्षित रह सकते हैं। इसी बीच जब दोनों बाहर थे, गैबी घर के अंदर सुराग ढूंढने लगती है। वहाँ उसे बैरेंट की रचनाओं का पता चलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मानवता का भविष्य देखने के लिए उस व्यक्ति को बंदर की कैपिटिविटी को देखना चाहिए। जब बैरेंट और उसका बेटा घर वापस आते हैं तो वो विंस्टन की खोज करने की योजना बनाते हैं। स्टीफन तो गैबी के साथ जाना चाहता था, पर बैरेंट उसे जाने से मना करता है। दूसरी तरफ बाहर गैबी को विंस्टन की फ्लैशलाइट मिलती है और वो अंदाजा लगाती है कि जरूर विंस्टन यही कहीं होगा। तभी उन्हें विंस्टन भी मिल जाता है जो पूरी तरह फंगस से ढका हुआ था। विंस्टन उन्हें उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि वो उन क्रीचर जैसा नहीं बनना चाहता था। उसके लिए ये बात ज्यादा मायने थी कि वो एक इंसान की तरह मरे। तभी स्टीफन उसे मारकर उसे उसके दर्द से छुटकारा दे देता है। अगली सुबह गैबी देखती है कि उसके पैरों पर भी फंगस उगने लगा है। स्टीफन उसे इससे बचाने के लिए अपने पिता द्वारा दिए गए मशरूम को खाने देता है, इस उम्मीद में कि शायद उस मशरूम को खाने से गैबी बच जाए। जिसके बाद स्टीफन गैबी को अपनी माँ के पास ले जाता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ। गैबी ये देखकर हैरान होती है कि स्टीफन की माँ एक जीवित पेड़ थी जो अब भी हिल रही थी और हल्की आवाज भी कर रही थी। गैबी की नजर स्टीफन की माँ के ट्रांसफॉर्म हुए उंगलियों पर जाती है, जिसमें वो एक वेडिंग रिंग को देखती है। गैबी यहाँ अपने टूटे हुए फोन को ठीक करने की कोशिश करती है और वो इस बात से काफी खुश होती है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा था। गैबी उसके और विंस्टन द्वारा जंगल में लगाए गए कैमरा से मिला SD कार्ड फोन में डालती है और वो कैमरा ने कैप्चर किए हुए उन क्रीचर की तस्वीरें देखती है, जिससे वो और भी उत्तेजित हो जाती है जंगल के पीछे का अर्थ निकालने के लिए। अब बैरेंट गैबी को इन अद्भुत प्राणियों के सोर्स में ले जाता है, जहाँ उसे बैरेंट और स्टीफन का पेड़ के साथ कनेक्शन नजर आता है। उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था और वो बस इस जगह से निकलना चाहती थी। और उसी रात बैरेंट के जाने के बाद गैबी स्टीफन को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ अगली सुबह बैरेंट उन दोनों को देख लेता है। बैरेंट स्टीफन को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है और स्टीफन अपने पिता की बात मान भी जाता है। गैबी जंगल के रास्ते आगे बढ़ती है, पर अभी भी उसे स्टीफन की चिंता हो रही थी, इसलिए गैबी लौटकर उस कैबिन के पास आती है। वो देखती है कि बैरन स्टीफन को कहीं ले जा रहा है, जिनके जाते ही वो कैबिन में आकर तीर कमान लेकर स्टीफन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वही स्टीफन अपने पिता से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर बैरेंट उससे कहता है कि बलि देने। वो असल में अपने बेटे की बलि देने जा रहा था। स्टीफन अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर पेड़ की जड़ों ने उसे काफी मजबूती से जकड़ा हुआ था। उसी दौरान गैबी भी स्टीफन को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। स्टीफन अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वही बैरेंट गैबी को मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से स्टीफन अपने पिता पर चाकू से हमला करके गैबी को बचा लेता है और दोनों बैरेंट को वही छोड़कर वापस कैबिन में आते हैं और वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं, क्योंकि बैरेंट को उन दोनों ने जंगल में ही छोड़ दिया था और वो भी उस जीवाणु से इन्फेक्ट हो चुका था, तो उसके भी शरीर पर फंगस उगने लगता है। हालांकि
लिए बैरन प्रार्थना करता है कि वो उसे बख्श दे, जिसके बदले में वो अपने बेटी की कुर्बानी देगा। पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो वहाँ की ठंडी जमीन पर लेट जाता है और वो फंगस पूरी तरह बैरन के शरीर को खाने लगता है। अगले दिन गैबी का ध्यान एक किताब पर जाता है जो बैरन की लिखी हुई थी, जिसमें उसने मानवता को आने वाले खतरे के बारे में आगाह किया था। गैबी बैरन की किसी भी लिखी हुई बातों को समझ नहीं पा रही थी। गैबी की भी मौत अब करीब आ रही थी। स्टीफन देखता है कि गैबी पूरी तरह उन जीवाणु से इन्फेक्ट हो चुकी है और उसका पूरा शरीर फंगस की तरह लगने लगता है। उसके पास इस जंगल में रहने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। गैबी स्टीफन को उसे मारने के लिए कहती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो गैबी को ना चाहते हुए भी वही छोड़कर शहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि गैबी भी अब उसके माता पिता की तरह इसी जंगल का हिस्सा है। स्टीफन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने शहर चला आता है और एक रेस्टोरेंट में चुपचाप बैठकर खाना खा के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बचे हुए खाने पर फंगस लगने लगा है, यानी कि स्टीफन ना चाहते हुए भी गलती से उन जीवाणु को अपने साथ लाया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।